नमस्कार। एचपीआरसी के अपकमिंग टीजीटी, जेबीटी और बाकी भी आने वाले एग्जाम्स के लिए हमने अलग से एक नई सीरीज चलाई है जिसको हमने अभ्यास एचपीआरसी करके जो है नाम दिया है। इस सीरीज में ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और हर एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में कोई भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाए तब भी आपको हेल्प मिल सके और लिंक कर अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ जाए तब भी आपको हेल्प मिल सके। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। आपका जो सिलेबस है उसमें डांसेस के बारे में, क्लासिकल डांसेस के बारे में, फोक डांसेस के बारे में जो है वो अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोलते हैं द पॉपुलर फोक डांस ऑफ बिहार विच रिप्रेजेंट द लव एंड क्वेरल ऑफ मैरिड कपल इज कॉल्ड। तो बोलते हैं बिहार का जो लोकप्रिय एक नृत्य है, बोलते हैं इसमें विवाहित जोड़े के प्यार और झगड़े का प्रतिनिधित्व किया गया है या फिर उसको दर्शाया गया है। बोलते हैं इसको जो है वो क्या कहा जाता है। तो देखिए ये जो बिहार में लोकप्रिय नृत्य है जिसमें विवाहित जोड़े के प्यार और झगड़े को जो है दिखाया जाता है, इसको जो है वो जाट जाटिन जो है वो बोलते हैं। जाट जाटिन जो है ये एक तरह का फोक डांस है यहाँ का। बिहार में जाट जाटिन के अलावा जो है वो बाखो बखैन भी जो है वो परफॉर्म किया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। बिहार के अलावा अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी जो है वो बहुत फेमस है, रासलीला यहाँ का बहुत फेमस है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। और उसी तरह अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करें तो मोहिनी अट्टम भी जो है परफॉर्म किया जाता है और मोहिनी अट्टम जो है ये मोहिनी अट्टम केरला में परफॉर्म किया जाता है। केरला का कथकली भी जो है वो काफ़ी फेमस है। कर्नाटक में जो है वो यक्ष गान कर एक डांस जो है वो आता है, कर्नाटक में यक्ष गान जो है वो परफॉर्म किया जाता है। राजस्थान में घूमर परफॉर्म किया जाता है, झूमर कर। और पंजाब में भांगड़ा आता है, पंजाब का भांगड़ा आपने ध्यान रखना है। आपने जो है वो महाराष्ट्र का लवानी भी ध्यान रखना है, लवानी जो है वो महाराष्ट्र में परफॉर्म किया जाता है। गुजरात का गरबा ध्यान रखें। और ये जो हरियाणा है, हरियाणा में झूमर परफॉर्म किया जाता है। एक झूमर है, एक घूमर है। ये जो घूमर है, घूमर जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? राजस्थान में। और ये जो झूमर आता है, झूमर कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? ये जो है वो हरियाणा में परफॉर्म किया जाता है। बिहार हो गया, बिहू डांस तो आपको पता ही है, ये जो है वो असम का काफ़ी फेमस है। और आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी कर जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इतने सब आपने यहाँ पर ध्यान रखने। अगले क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द सकाज वर डिफीटेड बाय विच ट्राइबल ग्रुप बिफोर एंटरिंग इंडिया। तो बोलते हैं कि भारत में प्रवेश करने से पहले सकाओं को जो है वो किसने जो है वो हराया था। अगर हम शक रूलर की बात करते हैं कि सकाज को जो है वो किसके द्वारा जो था वो हराया गया था, तो शक रूलर के बारे में बात करना जरूरी है। देखिए शक रूलर्स में एक पूछा जाता है कि एक जो है वो रुद्रदमन फर्स्ट कर हुआ करते थे, ये किस डायनेस्टी के जो है वो फेमस रूलर थे। तो रुद्रदमन जो है वो शक डायनेस्टी के ही जो है वो फेमस जो था वो एक रूलर हुआ करते थे। अब बोलते हैं भारत में प्रवेश करने से पहले सकाओं को किस आदिवासी समूह ने जो था वो हराया था। तो इनको जो है वो यह चीज के द्वारा हराया गया था। यह चीज ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, इनके द्वारा जो था वो इनको हराया गया था। सकाज का आपने प्रोमिनेंट रूलर जान लिया। अब सकाज के जो लास्ट शासक थे ना, जो उनका नाम था रुद्रसिम्हा थर्ड। रुद्रसिम्हा थर्ड को जो है वो हराया किसके द्वारा गया था? और इनको रुद्रसिम्हा थर्ड को हराकर जो है वो शक साम्राज्य के ऊपर जो था वो कंट्रोल कर लिया गया था। तो इनको हराया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। चंद्रगुप्त सेकंड ने जो था वो हराया था। कनिष्क हुआ करता था कुषाण शासक एक, कनिष्क के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसके द्वारा जो है वो साका ईरा जो था वो स्टार्ट की गई थी। तो साका ईरा किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? वो जो है वो कनिष्क के द्वारा जो था वो स्टार्ट की गई थी। तो 78 एडी के आसपास की बात है जब ये साका ईरा जो था वो स्टार्ट की गई थी। और अगर हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त सेकंड के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ध्यान रखने हैं। आपको क्या क्या ध्यान रखना है चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में? चंद्रगुप्त सेकंड के कार्यकाल के दौरान जो था वो चीनी यात्री फाहियन जो था वो भारत की यात्रा पर जो था वो आया था, या फिर चीनी यात्री फाहियन के द्वारा जो है वो साम्राज्य की यात्रा जो था वो की गई थी। और चंद्रगुप्त सेकंड जो है वो पहला गुप्ता शासक ऐसा था जिसने सिल्वर कॉइन जो था वो जारी किए थे। और सिल्वर कॉइन क्यों जारी किए थे? इन्होंने जो है वो शकों के ऊपर जो था वो विजय प्राप्त की थी, तभी इन्होंने उसकी विक्ट्री के उपलक्ष्य पर ही जो है ये जो है वो सिक्के जो है वो इन्होंने जो है वो जारी किए थे। और इनके द्वारा एक टाइटल भी लिया गया था, इनके द्वारा जो है वो विक्रमादित्य टाइटल जो है वो धारण किया गया था चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी वर फेमस लीडर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। तो बोलते हैं कि भवानी पाठक और देवी चौधरी निम्नलिखित में से किसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं।
अगर हम बात करते हैं कि ये किसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं, तो ये फ़कीर रिबेलन और सन्यासी रिबेलन के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? फ़कीर और सन्यासी रिबेलन के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। आपने और क्या क्या बातें, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ध्यान रखने हैं। आपने सन्यासी रिबेलन के बारे में ध्यान रखना है। ये जो सन्यासी रिबेलन था, सन्यासी जो विद्रोह बोला जाता है, ये 1763 के आसपास स्टार्ट हो गया था और वर्ष 1800 तक जो था ये चला था। इसमें हिंदू और मुस्लिम का इक्वल पार्टिसिपेशन जो था वो देखने को मिला था और सन्यासी रिबेलन को ही जो है वो फ़कीर रिबेलन भी जो है वो बोला जाता है। इसके जो प्रोमिनेंट लीडर थे उनका नाम आपने जान लिया, देवी चौधरानी, और दूसरी भवानी पाठक का नाम आपने ध्यान रखना है। इसमें जो है वो और भी कुछ इंपॉर्टेंट लीडर जो हैं वो जुड़े हुए हैं, जैसे कि मजनू शाह कर हैं, चिराग अली हैं, मूसा शाह हैं और भवानी पाठक तो हो ही गए, देवी चौधरानी हो गई। ये सब इसके साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जो है वो सबसे पहले चुहार रिबेलन जो है वो दिया गया है। चुहार रिबेलन के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चुहार रिबेलन कहाँ पर हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चुहार रिबेलन जो था वो ये बंगाल में जो था वो हुआ था। और चुहार रिबेलन जो है वो कौन से ईयर में ये हुआ था, तो ये 1798 के आसपास जो था वो चुहार रिबेलन जो था वो हुआ था। यहाँ पर जो है वो इंडिगो भी दिया गया है। तो इंडिगो की अगर हम बात करते हैं तो इंडिगो ये कब हुआ था, 1860 के करीब जो था वो इंडिगो ये विद्रोह जो था वो हुआ था। और इंडिगो विद्रोह जो था वो हुआ कहाँ पर था, ये भी जो है वो बंगाल में ही जो था वो हुआ था। और इसके जो फेमस लीडर थे, इसके फेमस लीडर में जो है वो कौन कौन आते थे, इसके फेमस लीडर में जो है वो दिगंबर बिस्वा आते थे और विष्णु बिस्वा जो था वो आते थे। ये इसके फेमस लीडर में जो है वो आते थे। तीसरा जो है वो यहाँ पर मुंडा रिबेलन जो है वो दिया गया है। मुंडा रिबेलन की भी हम बात करते हैं कि ये जो है वो कौन से ईयर में जो था वो हुआ था। तो मुंडा रिबेलन का आपने ध्यान रखना है कि ये जो है 1899 1900 ईस्वी के आसपास जो था ये स्टार्ट हुआ था मुंडा रिबेलन। तो इन सभी के बारे में आप ध्यान रखिए, चाहे वो इंडिगो हो गया, चाहे मुंडा हो गया, चाहे चुहार हो गया, चाहे फ़कीर सन्यासी हो गया। ये फ़कीर और सन्यासी एक ही है। सन्यासी रिबेलन को जो है वो फ़कीर विद्रोह भी जो है वो बोल देते हैं। तो इतना यहाँ से काफ़ी है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, विच शेड्यूल अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ विलेज काउंसिल और कोर्ट फॉर ट्राइबल केसेस। तो बोलते हैं कि आदिवासी मामलों के लिए ग्राम परिषद या अदालतों के निर्माण के लिए जो है वो कौन सी अनुसूची जो है वो अनुमानित करती है या फिर अनुमति देती है। अब यहाँ पर बोलते हैं कि आदिवासी मामलों, जहाँ पर आदिवासियों के मामले आते हैं, वहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर कौन सा शेड्यूल ऐसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये अलाउ करता है कि आप जो है वो विलेज काउंसिल या फिर विलेज कोर्ट जो है वो स्थापित कर सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ऐसे अलग अलग शेड्यूल दिए गए हैं, परंतु 6th शेड्यूल जो है वो एग्जैक्टली इसकी बात जो है वो करता है। कौन सा 6th शेड्यूल जो है वो हमारा ऐसा है जो इसकी बात करता है। इसका ऑप्शन ए ही सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 6th शेड्यूल है उसमें ट्राइबल एरियाज की बात की गई है। इन ट्राइबल एरियाज को कुछ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड पावर्स दी गई हैं, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 ऐसे ट्राइबल स्टेट जो हैं वो आ जाते हैं। इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें 244 आर्टिकल और 275 आर्टिकल आता है। अब आर्टिकल उस केस में पूछे जाएंगे जब एग्जामिनर को बहुत ही ज़्यादा टफ क्वेश्चन को कर देना है। अदरवाइज अगर एक इजी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछना है तो शेड्यूल ही एग्जैक्टली पूछे जाएंगे। 12 शेड्यूल आते हैं, जैसे कि पहला शेड्यूल आता है उसमें स्टेट और उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात जो है वो की गई है। सेकंड शेड्यूल जो आता है उसमें बात अलाउंसेस और प्रिविलेजेस की गई हैं जो दिए जाते हैं प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, इन सबको। और थर्ड शेड्यूल आता है, इसमें शपथ की बात की गई है, चाहे वो यूनियन मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, स्टेट मिनिस्टर हो गया और जज हो गए हाई कोर्ट के, उन सब के ओथ की यहाँ पर बात की गई है। 4th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पिछली बार टीजीटी में पूछा भी गया था। 4th शेड्यूल किसकी बात करता है, ये बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट की, कि सीटें कैसी बांटी जाएंगी राज्यसभा में, और राज्यसभा में सीटें जो है वो कैसी बांटी जाएंगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को। तो उसकी बात जो है ये 4th शेड्यूल जो है वो करता है। अगर हम 5th शेड्यूल की बात करते हैं, 5th शेड्यूल किसकी बात करता है, तो 5th शेड्यूल जो है वो बात करता है, इसमें जो है वो अलग अलग जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं, जो कि शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया जो है वो उनकी यहाँ पर बात की गई है। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उसकी बात जो है वो यहाँ पर की गई है। फिर 6th शेड्यूल आपने पढ़ लिया। 7वां शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बात यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट की जो है वो की गई है।
8th शेड्यूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लैंग्वेजेस की बात की गई है। लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस जो है वो 8th शेड्यूल में आती हैं। 9th शेड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9th शेड्यूल में जो है वो क्या किया गया है, इसमें जो है वो एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात की गई है, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने की बात की गई है। 10th शेड्यूल में जो है वो एंटी डिफेक्शन से संबंधित है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर से संबंधित है, ये जो पार्लियामेंट के स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर हैं। और 11वां शेड्यूल तो आपको पता ही है कि इसमें जो है वो बात की गई है पंचायतों की, और 12वां शेड्यूल जो है वो इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की गई है। तो ये सब आप यहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स के बारे में ध्यान रखना है। सिंपल ही क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लेंगे कितने शेड्यूल टोटल हैं, 12 शेड्यूल जो है वो टोटल हैं। इतना सब यहाँ से हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप अभी तक उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, JVT एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिले और आप अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप स्टडी को जो है वो उस तरह से जो है वो प्रॉपर शेप दे के जो है वो अपने फाइनल सिलेक्शन जो है वो इंश्योर कर सकें, तो ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर अपने स्टडी को एक प्रॉपर शेप देना और फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचने, इसके लिए जो है ये टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसके लिंक जो है वो दिए गए हैं। अगर टेस्ट सीरीज को आप जो है वो टाइमली ज्वाइन करते हैं तो टाइमली जो है वो आप इसको पढ़ पाएंगे और अपने अच्छे भविष्य के लिए जो है वो आप यहाँ से एक स्टेप ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट एज वॉइड। तो बोलते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को शून्य घोषित जो है वो करता है। अब देखिए, ऐसे कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट जो है वो उनका उल्लंघन करते हैं, तो ऐसे कानूनों को जो है वो शून्य बताया गया है। ऐसा कौन से आर्टिकल में जो है वो बताया गया है? ऐसा बताया गया है आर्टिकल नंबर 13 में, 13 नंबर आर्टिकल में जो है वो बताया गया है। 13 नंबर आर्टिकल में जो है वो ऐसा स्पष्ट रूप से जो है वो कहा गया है। अगर हम आर्टिकल नंबर 13 की बात करते हैं और उसके बाद के आर्टिकल्स की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की जो है बात करते हैं, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको याद रखने की ज़रूरत है? आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी जो है वो थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। आपको याद रखना है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 3 से आते हैं और हमने USA के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो अडॉप्ट किए हैं। हमारे पास जो है वो मुख्य रूप से जो है 6 तरह के फंडामेंटल राइट आते हैं, जिसमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आता है। तो ये राइट जो है वो हमारे पास मुख्य रूप से जो है वो आते हैं 6 के 6 राइट। हमारे पास राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल नंबर 31 में आता था, ये भी फंडामेंटल राइट जो है वो किसी टाइम हुआ करता था, परंतु राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट की लिस्ट से जो है डिलीट कर दिया गया और इसको डिलीट किया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से। इतना सब आप राइट्स के बारे में जो है बेसिक सा ध्यान रखेंगे कि क्या क्या राइट्स के बारे में जो है वो है, इतना राइट्स के बारे में याद रह जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नोन फॉर द सोला फॉरेस्ट। तो बोलते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है। तो देखिए, कौन सा फॉरेस्ट ऐसा है जो 16 फॉरेस्ट 16 वनों के लिए जो है वो जाना जाता है। तो 16 फॉरेस्ट के लिए जो है वो वेस्टर्न घाट जो है वो जाना जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, वेस्टर्न घाट जो है वो उसको 16 फॉरेस्ट के लिए जो है वो जाना जाता है। अगर हम वेस्टर्न घाट की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं और क्या क्या हमें याद रखने की ज़रूरत है। देखिए, ये जो वेस्टर्न घाट है इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इनको सह्याद्री माउंटेन्स भी जो है वो बोलते हैं। इनको जो है वो सह्याद्री माउंटेन्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो नोन एज, तो वेस्टर्न घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपने ध्यान रखना है। दूसरा आपने ध्यान रखना है कि हम जो है वो वेस्टर्न घाट के साथ जो है वो ईस्टर्न घाट भी जो है वो पढ़ते हैं, और ये जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट हैं ये मिलते कहाँ पर हैं, तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है नीलगिरी हिल्स में जो है वो मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स में जो है ये वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट जो है वो आपस में मिलते हैं। तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन बनता है कि वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट, तो ये नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं। तो इतना वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के बारे में जो है वो बेशक याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग फूड वुड यू एडवाइज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस स्टोमक एसिड्स। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जो है वो आप पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करने के लिए जो है वो सलाह देंगे उसकी।
देखिए अगर आप कोई सी भी चीज़ जो है वो जो स्टमक में आपके जो है वो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है वो आप एडवाइस करेंगे तो वो बेकिंग सोडा की एडवाइस जो है वो हमेशा ही जो है वो की जाएगी। अच्छा, एसिड की जब बात हो रही है, स्टमक की बात हो रही है, तो हमारा जो स्टमक है ना उसमें जो है वो एसिड कौन सा होता है ये भी पता होना चाहिए। तो उसमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl जिसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसमें होता है। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा की एडवाइस दी जाएगी। बेकिंग सोडा का भी केमिकल नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो आता है। क्या आता है? सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो इसका नाम आता है। तो बेकिंग सोडा का केमिकल नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और बेकिंग सोडा जो है वो एडवाइस किया जाता है अगर स्टोमक में एसिड को जो है वो न्यूट्रलाइज करना है। स्टमक में जो एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है? इसमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो होता है। यहाँ पर जो है वो ऑप्शन में ना विनेगर भी जो है वो दिया गया है। विनेगर की अगर हम बात करते हैं तो विनेगर का केमिकल नाम क्या है? विनेगर का केमिकल नाम एसिटिक एसिड जो है वो होता है। तो एसिडिक एसिड इसका केमिकल नाम है। तो विनेगर का केमिकल नाम आपको पता चल गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। तो बोलते हैं केमिकल चेंज का इनमें से जो है वो कौन सा एग्जांपल है? तो केमिकल और फिजिकल चेंज जो है वो होती हैं। अगर हम केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की बात करते हैं तो केमिकल चेंज का जो एग्जांपल इनमें से आता है वो होता है बर्निंग वुड। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बर्निंग वुड जो है वो इसका एग्जांपल है। अब केमिकल और जो हमारे पास जो है वो फिजिकल चेंजेस होते हैं उनके बारे में जानते हैं। अब देखिए केमिकल चेंज की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है केमिकल चेंज? बोलते हैं अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर। ऐसी चेंजेस ये होती हैं जिनके साथ आप भली भांति जो है परिचित भी हैं। केमिकल चेंज का एक अच्छा एग्जांपल देता हूं जहां से आप समझ जाएंगे। तो केमिकल चेंज जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जो जंग लग जाता है वो जो जंग होता है वो एक केमिकल चेंज का ही जो है वो एग्जांपल जो है वो आता है। तो सबसे अच्छा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ये जो है वो एग्जांपल है केमिकल चेंज का। अगर हम फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कि ये पेपर है, इस पेपर को आप काट देते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी यहाँ से छोटे छोटे पीसीस के कर दिए, ये इसके पीस हो गए। अब इसके पीसीस को आप फिर से पेपर में नहीं बदल सकते। तो ये एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल आ जाता है। बर्फ है आपके पास, बर्फ जो है वो पिघल गई, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये भी फिजिकल चेंज का जो है वो एक एग्जांपल आता है। पानी एक बार बॉईल हो गया, ये भी फिजिकल चेंज का जो है वो एक एग्जांपल जो है वो आ जाता है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी ओर केमिकल जो चेंजेस हमारे पास आती हैं उसके भी कुछ भिन्न भिन्न एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आयरन रस्टिंग तो हमने जान लिया। फूड डाइजेशन भी जो है वो एक केमिकल चेंज का ही एग्जांपल आता है। और जैसे कि बर्निंग का मैच, अगर आपने माचिस को जला दिया तो वो भी एक केमिकल चेंज का जो है वो एग्जांपल आता है। और जो है वो बेकिंग का केक अगर आपने बना दिया एक बार तो वो भी जो है वो केमिकल चेंज का ही जो है वो एग्जांपल आता है। तो ये हमारे पास केमिकल और फिजिकल चेंज के जो है वो बेसिक से जो है वो एग्जांपल हैं। केमिकल चेंज के एग्जांपल आपने समझ लिए, फिजिकल चेंज के एग्जांपल आपने समझ लिए, तो यही एग्जांपल हुए। चलो अब आप मुझे यहाँ से एक चीज़ बताओ, बर्निंग ऑफ कोल, जो कोयला जलता है, बर्निंग ऑफ कोल जो है वो किस तरह का एग्जाम्पल है? बर्निंग ऑफ कोल का जल्दी से बता दीजिए कि ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है या ये फिर फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? कोयले का जलना जल्दी से कमेंट कर बताओ। तब तक अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस इज मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड काउजेज सॉइल इरोजन। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी खेती प्रथा जो है वो ज्यादातर पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित है और मिट्टी के कटाव का कारण बनती है, यानी कि मिट्टी के इरोजन का कारण जो है वो बनती है। अगर हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी खेती नॉर्थ ईस्टर्न में जो है वो नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो है वो प्रचलित है, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो आ जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो है वो ऐसी फॉर्म है एग्रीकल्चर की जो इरोजन का कारण भी जो है वो बनती है। अब इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जो है वो जाना जाता है। उन नामों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिन नामों से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो जाना जाता है।
देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को जो है वो नॉर्थ ईस्ट के पार्ट में जो है झूम खेती भी बोलते हैं, झूमिंग कल्टीवेशन भी इसको बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको झूमिंग बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे अगर हम बात करते हैं इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में, तो इंडिया में जो है जो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन है उसको बेवार और दहिया मध्य प्रदेश में बोलते हैं, पोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश में बोलते हैं, पामी दाबी और कोमान और ब्रिंगा उड़ीसा में जो है वो बोलते हैं, कुमारी जो है वो वेस्टर्न घाट में जो है वो बोला जाता है, वेलर और वेल्टर जो है वो साउथ ईस्ट राजस्थान में बोला जाता है, खिल इसको हिमालयन बेल्ट में जो है वो खिल के नाम से जानते हैं, और कुरबा टाइप ऑफ कल्टीवेशन जो है वो प्रचलित है झारखंड में, और झूमिंग जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में जो है वो प्रचलित है। तो ये आप ध्यान रखें, पोडू हो गया, पेंडा हो गया, पामी धाबी, कुमान हो गया, ब्रिंगा, कुमारी, वेल्लर हो गया, और खिल हो गया, कुरवा हो गया, झूमिंग हो गया, ये सब जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर जो है वो प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन के जो है वो टाइप हैं। बेवार दहिया हो गया मध्य प्रदेश में ये प्रचलित है। तो ये सब इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित है, इनको अलग अलग नाम से जो है वो जाना जाता है। इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये नाम से जब जुड़ जाता है ना कोई भी क्वेश्चन, तो एक तो लंबी लिस्ट आपके पास बन जाती है याद रखने के लिए, दूसरा पेपर में जो है वो कंफ्यूज करने के लिए कई बार मैच करने का क्वेश्चन बन जाएगा, कई बार जो है वो डायरेक्टली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर बन जाता है। जैसे भी पूछा जाए आप सही कर आएंगे। हम 4-5 बार तो इसी सीरीज में पहले भी रिवाइज कर चुके हैं इन चीज़ों को। अभी ना हम अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस गिवन बाय, तो एक पास मॉडल है इंटेलिजेंस का, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अब देखिए अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इस तरह के मॉडल्स को जो है वो पढ़ें। हम बात करते हैं ना अगर टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज में भी हमने साइकोलॉजी की अलग से, सीडीपी जो बीएड का सिलेबस है उसकी अलग से टेस्ट सीरीज डाल रखी है ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन हो सके, आप जो पढ़ा हुआ है आपने उसको प्रैक्टिस कर सकें, हेल्प हो सके। तो टेस्ट सीरीज का मैंने बताया कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। तो ये जो पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है इसको जेपी दास के द्वारा, जैक नेग्लिरी के द्वारा और किर्बी के द्वारा, इन तीनों के द्वारा ही दिया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पास मॉडल इन तीनों के द्वारा ही जो था वो दिया गया था। क्या है ये पास मॉडल? पास मॉडल एक थ्योरी है इंटेलिजेंस की जिसमें PASS इन 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। P स्टैंड फॉर प्लानिंग, ये प्लानिंग है। A स्टैंड फॉर अटेंशन, ये अटेंशन बनता है, और अटेंशन या फिर अराउजल भी इसको बोलते हैं, और S स्टैंड फॉर साइमल्टेनियस, इसको साइमल्टेनियस बोलते हैं, और अगला S जो है वो सक्सेसिव के लिए जो है वो स्टैंड करता है। तो ये सक्सेसिव आप ध्यान रखें, ठीक है जी। ये जो है वो पास का जो है पूरा नाम है, और बोलते हैं ये जो है वो जेपी दास, जैक नेग्लिरी के द्वारा और किर्बी के द्वारा जो है वो दिया गया है। इसमें क्या बात की गई है? इट व्यूज इंटेलिजेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉग्निटिव प्रोसेस दैट वर्क टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब इसमें बोला गया है कि इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस वो है जो इन 4 चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो करती है, जो पास मेथड का इस्तेमाल करती है और किसी भी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो है वो हेल्प करती है। तो इसमें ये जो है वो पास मॉडल में जो है वो बताया गया है। किसके द्वारा दी गई, क्या इसका पूरा नाम है, और पास जो थ्योरी है ना, पास थ्योरी भी पूछ सकते हैं कि किससे संबंधित है। पास थ्योरी जो है वो इंटेलिजेंस से संबंधित है, इंटेलिजेंस से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट 2019 द टेन्योर ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ NHRC इज, NHRC का मतलब है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। बोलते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो मेंबर और चेयरमैन होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो कितनी होती है, ये आपने जो है वो कमेंट करके जो है वो बताना है। इस क्वेश्चन को मैं बड़ी डिटेल से आपको बता चुका हूं और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन सिलेबस में भी मेंशन किया गया है। फिलहाल आप कमेंट करके जो है वो इसका आंसर बताइए। अगर टेलीग्राम पर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल for today. Thank you very much for watching and listening it very patiently.